Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 5th October 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group to the link given in the description section for more study materials. So before I proceed, there are two announcements for students. देखिए मैंने वैसे तो एक पोस्ट क्रिएट करके पहले ही अनाउंस कर दिया था कि न्यूज़पेपर एनालिसिस 3rd और 4th अक्टूबर को नहीं होगा और सीधा सीधा अगला न्यूज़पेपर एनालिसिस 5th अक्टूबर को होगा. कई सारे स्टूडेंट्स ने उसको पढ़ा, लेकिन कुछ लोगों ने शायद से वो पोस्ट नहीं पढ़ा है, शायद से आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए SPM IS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को. तो आपको इस तरह के पोस्ट जो हम लोग का एक बार देते हैं वो मिल जाएंगे. वहाँ मैंने आपको बताया था कि 3 और 4 अक्टूबर को न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं आएगा, 2 दिन की छुट्टी रहेगी बिकॉज ऑफ पूजा हॉलीडेज़. ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने छुट्टी ली है, अखबार ही नहीं पब्लिश हो रहे हैं 2 दिन. आप देखो आसाम ट्रिब्यून ने भी 2 दिन अखबार नहीं पब्लिश किया है बिकॉज ऑफ दुर्गा पूजा हॉलीडेज़. तो इस कारण से हमने भी 2 दिन का न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं लाया है. तो 3rd और 4th को गैप था. नाउ ऑन 5th अक्टूबर वी आर कमिंग अप विथ न्यूज़पेपर एनालिसिस टुडे. कुछ अखबार आए हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस आया है, द हिंदू के कुछ जगहों के अखबार आए हैं, कुछ जगहों के नहीं आए हैं. तो मुद्दा ये है कि 3 से लेकर के 3, 4 और 5 अक्टूबर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आने वाले 2-3 दिनों में मैं उसको कवर कर दूंगा. 2 दिन न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं आया था 3rd और 4th अक्टूबर को, तो उसकी चिंता नहीं करनी है कि आपका कुछ मिस हो गया है. ठीक है. और दूसरी अनाउंसमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू द टेस्ट. मंथली जो करंट अफेयर्स टेस्ट होता है जो 5 तारीख को होता है, तो 5 अक्टूबर को होना चाहिए था आज के दिन 8:30 बजे से. सितंबर महीने के लिए 5 अक्टूबर को जो टेस्ट होना चाहिए था, लेकिन आज पूजा सेलिब्रेशंस के कारण वो टेस्ट होगा नहीं. तो इस बार सितंबर महीने का टेस्ट करंट अफेयर्स का हम लोग 9 अक्टूबर यानी कि संडे को रात को 8:30 बजे करेंगे. चलिए आगे चलते हैं. दिस इज द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर एंड द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रसिया एनेक्सिंग 4 रीजन्स ऑफ यूक्रेन. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं या रिसेंट डेवलपमेंट्स देखते हैं. देखिए 23 से लेकर के 27 सितंबर तक इन 5 दिनों में रसिया ने 4 जो रीजन्स हैं यूक्रेन के, वो बफर रीजन्स जो यूक्रेन और रसिया के बीच में हैं, बाउंड्री जोन में हैं, उन 4 रीजन्स में रसिया ने रेफरेंडम कराया. आई होप आपको रेफरेंडम का मतलब पता होगा, जहाँ पे हर एक जो रेजिडेंट्स होते हैं उनको वोट करने के लिए कहा जाता है कि वो वोट करके किसी इम्पॉर्टेंट मैटर पे फैसला लें, इम्पॉर्टेंट मैटर पे वो अपना डिसीजन ले. तो यहाँ पे इन 4 जो प्रोविंस आप देख रहे हैं, लुकान्स्क, डोनेट्स्क, ज़ापोरोजिया एंड खेरसन, ये 4 जो प्रोविंस हैं या 4 रीजन्स हैं, इनका नाम याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इन 4 रीजन में रसिया के हिसाब से उन्होंने रेफरेंडम कराया. ये रीजन ओरिजिनली यूक्रेन को बिलोंग करते थे, बट हाल फिलहाल में जब रसिया ने इन्वेजन किया यूक्रेन के ऊपर इन फरवरी दिस ईयर, तो ये सारे रीजन को रसिया ने एक्वायर कर लिया था. फिर रसिया ने यहाँ पे रेफरेंडम कराया और रसिया के हिसाब से इस रेफरेंडम का जो रिजल्ट आया है दैट हैज़ बिन मैसिवली इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग दीज रीजन्स विथ रसिया. एक्चुअली ये रेफरेंडम का मुद्दा ही ये था कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वो यूक्रेन के साथ रहना चाहते हैं कि वो रसिया के साथ मिलना चाहते हैं. और रसिया के हिसाब से इस रेफरेंडम का फैसला आया है कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि ये 4 रीजन्स रसिया के साथ एनेक्स कर दिया जाए. और उसके बाद ये रेफरेंडम का डिसीजन सुनाने के बाद, आउटकम सुनाने के बाद, रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने फॉर्मली अनाउंस किया कि नाउ दीज 4 रीजन्स हैव बीन अनेक्स्ड फ्रॉम यूक्रेन एंड हैज़ बीन मर्ज्ड विथ रसिया. तो रसिया के हिसाब से अब ये 4 रीजन जो हैं वो यूक्रेन का हिस्सा नहीं है, वो रसिया का हिस्सा है. ऐसा ही कुछ रसिया ने किया था इस क्रीमियम पेनिनसुला को लेकर के इन 2014. आपको याद होगा कई दफ़ा मैंने ये क्रीमियम पेनिनसुला क्राइसिस कराया है. यहाँ पे रसिया ने नाम का रेफरेंडम कराया और फिर रसिया ने कहा कि क्रीमियम पेनिनसुला बिलोंग्स टू अस, और रसिया ने इसको फोर्सफुली कैप्चर कर लिया. अभी रसिया के हिसाब से रिजल्ट जो आया है वो मैसिवली इन फेवर ऑफ रसिया आया है. कहीं पे 93%, कहीं पे 99%. जैसे डोनेट्स्क रीजन में रसिया के हिसाब से 99% लोगों ने कहा है कि दिस रीजन शुड बी मर्ज्ड विथ रसिया. अभी नेचुरल सी बात है कि ये तो रसिया की तरफ से अनाउंसमेंट है. रसिया ने ये भी कहा है कि अगर यूक्रेन इसको मान लेता है, इस रेफरेंडम को मान लेता है, तो फिर रसिया इस वॉर को ख़त्म करने के लिए तैयार है. जो 7 महीने से लड़ाई चल रही है इसको ख़त्म करने के लिए तैयार है रसिया.
बस यूक्रेन को मानना होगा कि ये जो 4 प्रोविंस हैं ये रसिया को बिलोंग करते हैं। नेचुरल सी बात है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो आई एम सो सॉरी, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की आप यहाँ देख सकते हैं, ही कॉल्ड दिस रेफरेंडम इलीजिटिमेट। और नेचुरल सी बात है कि रशियन फोर्सेस यहाँ उन्होंने इस एरिया को कैप्चर कर रखा है और उनके देख रेख में, उनकी निगरानी में यहाँ पर रेफरेंडम हुआ है। तो वो रेफरेंडम कितना जेन्युइन है, कितना फ्री और फेयर तरीके से हुआ है, वहाँ पे लोगों ने कितना खुल करके वोट दिया है, इसको लेकर के तो हमेशा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आप सोचो यहाँ पे रशियन फोर्सेस हैं और उनका पूरा कंट्रोल है, यहाँ पे कोई भी इंसान हिम्मत भी करेगा इस रेफरेंडम के अगेंस्ट वोट करने का कि नहीं नहीं हम तो चाहते हैं कि हम यूक्रेन के साथ ही रहें। सो दिस इज़ हाउ दिस रेफरेंडम कैन नॉट बी कॉल्ड ए लेजिटिमेट वन और फ्री एंड फेयर वन। और यही कह रहे हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की। उसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज़ नेचुरली वो तो हमेशा ही यूक्रेन के साथ रहे हैं। यूएस खासकर दे हैव बीन सपोर्टिंग यूक्रेन, इफ़ नॉट डायरेक्टली एटलीस्ट इनडायरेक्टली आर्म्स अम्यूनिशन सप्लाई किया है। नेचुरल सी बात है बिकॉज यूएस वांट्स टू कर्ब द राइज ऑफ रसिया एंड अग्रेशन ऑफ रसिया, क्योंकि रसिया कैन चैलेंज द यूएस हेजेमनी। तो ये सब तो इक्वेशंस आपको पता ही हैं। तो यूएस ने पूरा सपोर्ट यूक्रेन को दिखाते हुए कहा है कि ये जो रेफरेंडम है इलेजिटिमेट है और इसको नहीं माना जा सकता है। और फिर यूएस ने एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन भी ला दिया अगेंस्ट दिस रेफरेंडम कि ये रेफरेंडम फेक है, सैम है and that should be rejected. So US brought this UNSC resolution denouncing this particular referendum conducted by Russia in these 4 regions. US का ये जो resolution था UNSC में, it was basically sponsored by 2 countries, United Nations Security Council के अंदर United States of America और अल्बानिया ने इस resolution को support किया, लेकिन ये resolution United Nations Security Council में पास नहीं हो पाया, it failed to pass। और कारण सरल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रसिया को वीटो पावर है। रसिया इज़ वन ऑफ द परमानेंट कंट्रीज़ और परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और ये जो P5 कंट्रीज़ हैं, परमानेंट 5 मेंबर कंट्रीज, इन सबको वीटो पावर मिला हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसका मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई भी एक मेंबर कंट्री इस रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट करता है तो रिजोल्यूशन कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो रसिया ने जैसे ही इसको वीटो किया, ये रिजोल्यूशन ब्लॉक हो गया वहीं पे। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इंडिया ने किस तरह का स्टैंड लिया, इससे पता चलेगा कि इंडिया किस साइड में अपना ओवरऑल लीनिंग दिखा रहा है, यूएस साइड में या रसिया साइड में। तो आपको ये जानना चाहिए कि इंडिया अलॉन्ग विथ ब्राज़ील, गैबॉन एंड चाइना डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम दिस यूएनएससी रिजोल्यूशन। इस यूएनएससी रिजोल्यूशन में वोट ना करने का फैसला किया। कभी कभार तो मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर या तो परमानेंट सीट हो या तो फिर मेंबरशिप ना ही हो। ये जो नॉन परमानेंट सीट है दैट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट बिकॉज इट ऑलवेज पुट्स क्वेश्चन ऑन योर लीनिंग्स। अभी इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है, 2 साल का टर्म हम इंजॉय कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब जब रिजोल्यूशन आएगा तब हमें एक स्टैंड लेना पड़ता है और पूरी दुनिया हमें जज करती है कि आप यूएस के साथ है कि रसिया के साथ है। तो ना हमारे पास परमानेंट सीट है, तो नॉन परमानेंट मेंबरशिप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है। उल्टा फिर हमें हर बार एक कैलिब्रेटेड अप्रोच लेना पड़ता है, प्रेशर हमें फेस करना पड़ता है इंटरनेशनल स्टेचर पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो इंडिया अलॉन्ग विद ब्राज़ील, गैबॉन एंड चाइना डिसाइडेड टू अब्सटेन। अब्सटेन करना सबसे सरल तरीका है, हम ना फेवर में वोट करेंगे ना अगेंस्ट वोट करेंगे। समझ जाओ कि ना हम तुम्हारे साथ हैं ना किसी और के साथ हैं, या दूसरे शब्दों में हम दोनों के ही साथ हैं। आप देखो इंडिया इस तरह का स्टैंड स्टार्टिंग से ही लेता रहा है इस रसिया यूक्रेन क्राइसिस पे। आप देखो 3 बार तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रिजोल्यूशन लाए गए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कई बार रिजोल्यूशन लाए गए और हर दफ़ा इंडिया ने मोर और लेस एब्सटेन ही किया है, एब्सटेन किया है। Abstain is a kind of studied silence or you can call it strategic silence. चुप रहना बहुत बार समझदारी है rather than taking a clear cut stand which India has done in this particular crisis, Russia-Ukraine crisis. बेहतर है हम कोई अपना स्टैंड या अपना लीनिंग ओपनली एग्जिबिट करें ही ना। The next article is about International Day of Non-Violence and this topic is important from our syllabus GS paper 4 Life Lessons from Indian Moral Thinkers Ethics and Integrity paper। अगर आप अपना Ethics and Integrity paper देखेंगे जो GS पेपर 4 है तो उसमें आपको चैप्टर 5 में ये टॉपिक दिखेगा,
लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियन मोरल थिंकर्स। तो इंडियन मोरल थिंकर्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो महात्मा गांधी हैं ऑफ कोर्स। हाल फिलहाल में महात्मा गांधी का बर्थ एनिवर्सरी गया है 2 अक्टूबर को, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए थे, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो आप सबको तो पता ही है कि 2 अक्टूबर इज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। आपको ये भी जानना चाहिए कि दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 15 जून 2007 से ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की तरह डिक्लेयर कर दिया है। एंड दिस डे शुड बी सेलिब्रेटेड एज एन ओकेजन टू डेसिमेट द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस इंक्लूडिंग थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। ऐसा यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि इस दिन दुनिया भर में हमें नॉन वायलेंस को प्रमोट करना चाहिए एजुकेशन के थ्रू या अवेयरनेस के थ्रू। महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अलग अलग आर्टिकल्स के मदद से मुझे मिला है, आपको पहले से पता भी होगा ऑफ कोर्स। बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एंड डिफरेंट नेम्स ऑफ महात्मा गांधी। बचपन में उनको मन्नू नाम से बुलाया जाता था। साउथ अफ्रीका में जो उनके को वर्कर्स हैं उनको भाई नाम से बुलाते थे। और साबरमती आश्रम में या इंडिया में इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम में ही वॉज कॉल्ड एज बापू, और आज भी उनको हम लोग बापू नाम से ही बुलाते हैं। अगर महात्मा गांधी का व्यू देखा जाए गवर्नेंस को लेकर के, तो वो भी आपको पता होगा। ही बिलीव्ड इन पंचायती राज सिस्टम या डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। मैक्सिमम पावर शुड बिलोंग टू द पीपल देमसेल्फ एंड दे शुड मेक क्रिटिकल डिसीजंस विच डायरेक्टली इम्पैक्ट देयर लाइफ। कुछ मोटे मोटे मुद्दे जैसे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, या आप समझ सकते हैं करेंसी सर्कुलेशन एंड ऑल शुड बी टेकन केयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द डिसीजन शुड बी टेकन बाय द पीपल एट their own village panchayat level only. So he believed in village republic, rural republics. और महात्मा गांधी के आइडिया ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 40 में इंक्लूड किए गए हैं, विच टॉक्स अबाउट एमिंग ऑफ प्रोमोटिंग विलेज गवर्नेंस। बाद में ये जो विलेज गवर्नेंस है इसको पंचायती राज सिस्टम का स्ट्रक्चर दे करके हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल शेप दे दिया फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। उसके अलावा कुछ और फैक्ट्स, अगर आप महात्मा गांधी के जीवन से रिलेटेड फिलोसॉफिकल बातें देखें एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर से, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक निकल करके आती है हिज व्यूज़ ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। महात्मा गांधी के हिसाब से जो हेवी इंडस्ट्रीज होते हैं दे आर सैटेनिक, वो इविल हैं। क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज़ का क्या मतलब है, बड़े मशीन्स, और बड़े मशीन्स का क्या मतलब है कि 100 लोगों का, 1000 लोगों का, लाखों लोगों का वो काम कर देंगी। और हज़ारों लोगों का, लाखों लोगों का काम अगर मशीन्स करेंगी तो फिर हज़ारों लाखों लोग बेरोज़गार होंगे, और फिर ये लोग आपस में कॉम्पीट करेंगे लाइक टैडपोल्स, जानवरों की तरह हम आपस में लड़ेंगे, और उससे समाज में पीस हारमोनी खराब होगी। दिस वाज द व्यू ऑफ महात्मा गांधी एंड दैट इज़ वाई ही वाज स्टॉन्च क्रिटिक ऑफ हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ही बिलीव्ड इन प्रोडक्शन बाई मासेस, नॉट इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन से मतलब है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ही डिड नॉट बिलीव, ही बिलीव्ड इन प्रोडक्शन बाई मासेस, कि हर इंसान कुछ कुछ ऐसे चरखा वर्खा चलाए, कुछ मशीन चलाए, सूत काटे, धागे बनाए और उससे फिर कपड़े बनाए। इससे कैसा होगा, सब लोगों को नौकरियों का, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सब लोगों को मोर और लेस एक बराबर का जीवन स्तर मिलेगा, तो कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, हरासमेंट नहीं होगा, समाज में इनइक्वालिटी नहीं होगी, तो सेंस ऑफ डिप्रेवेशन भी नहीं होगा, एंड एवरीवन विल हैव गुड लाइफ, जिसको महात्मा गांधी ने कहा है सर्वोदय। और देखा जाए महात्मा गांधी इज व्यू ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो जिस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम आज समझते हैं और महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट था नेचर को लेकर के, या महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, वो काफ़ी अलग था। जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझते हैं जिसका मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज़ कंडक्टेड विदाउट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या सरल भाषा में कहें तो हमारी नेचर के कैरिंग कैपेसिटी को हम ब्रीच ना करें, इतना होता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज ऑफिशियली फर्स्ट टाइम गिवन इन 1987 इन ब्रंटलैंड रिपोर्ट। तो ये फैक्ट जो है याद रखिएगा, प्रीलिम्स में कभी कभार पूछ लेता है। यूपीएससी में 2015 प्रीलिम्स में उन्होंने पूछा था कि पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ आया था। तो माना जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पहली बार 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट में लिखा गया था, बट महात्मा गांधी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात बहुत पहले ही कह दी थी। वो बात अलग है कि उन्होंने ये टर्म यूज नहीं किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और महात्मा गांधी का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग भी है, जो करंट कॉन्टेक्स्ट है उससे। मैं
महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको गो सेवा कॉन्सेप्ट कहते हैं, और जो मौजूदा कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पूरे दुनिया भर में इन जनरल हम फॉलो करते हैं, दोनों के अंतर को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थ्रू एन एग्जाम्पल। मान लीजिए कि एक गाय है और उसका एक बछड़ा है, एक काउ एंड हर काफ। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो मौजूदा टाइम में हम फॉलो करते हैं उसमें क्या होगा कि गाय का हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकालते हैं और बस उतना ही दूध छोड़ते हैं जिससे उस बछड़े की बेसिक ज़रूरत पूरी हो जाए, वो सर्वाइव कर जाए, राइट। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि नेचर की कैरिंग कैपेसिटी को ब्रीच ना करें, यानी कि गाय के सारे दूध को अगर आप निकाल लेंगे तो फिर उस काफ्स के लिए बचेगा ही नहीं और फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो दैट वॉन्ट बी ए सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट, वो लंबे समय तक चल नहीं पाएगा, अगला जनरेशन काऊ का हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं कॉमर्शियलाइजेशन दिख रहा है कि पूरा पूरा दूध निकाल लो, थोड़ा बहुत बस छोड़ दो जिससे बछड़ा जिंदा रह सके। महात्मा गांधी का जो गो सेवा कॉन्सेप्ट है, जो महात्मा गांधी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था, उसके हिसाब से उल्टी बात होनी चाहिए। हमें उतना ही दूध निकालना चाहिए उस गाय से जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, बेसिक हमारी सर्वाइवल की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, बाकी सारा का सारा दूध हमें बछड़े के लिए छोड़ देना चाहिए। सो दिस इज़ concept of sustainable development given by महात्मा गांधी which is known as गो सेवा कॉन्सेप्ट। महात्मा गांधी ने इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर ये कहा था कि द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। हुआ क्या है कि हमने अपनी ग्रीड को नीड का नाम दे दिया है हर जगह। जैसे स्विमिंग पूल में नहाना है तो नेचुरली पानी की कमी होगी ही होगी। अब एक आदमी इतना सारा पानी इस्तेमाल करेगा और वो कहेगा कि ये तो मेरी नीड है, मतलब ऐसे ही रहता हूँ, ये मेरे लाइफस्टाइल है। एक्चुअली में उसकी नीड नहीं है, ग्रीड है, क्योंकि एक इंसान को नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी या 2 बाल्टी पानी काफ़ी है, राइट। तो हम सब ने क्या किया है, अपनी डिमांड को बढ़ाते बढ़ाते नीड को कब हमने ग्रीड में बदल दिया है, दैट वी फॉरगेट। पार्टी करते हैं तो कई सारा खाना बर्बाद कर देते हैं। दैट इज़ हाउ प्रॉब्लम इज़ कि हमारे मदर नेचर हैज़ प्रोवाइडेड इनफ टू फुलफिल नीड ऑफ एवरीवन, लेकिन हमने नीड को ग्रीड बना दिया। अब कोई खाना बर्बाद करेगा तो कोई ना कोई तो भूखा सोएगा ही, कोई पानी इस तरह से बर्बाद करेगा स्विमिंग पूल में तो कोई ना कोई तो फिर प्यासा मरेगा ही। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो ये सब महात्मा गांधी के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एथिक्स पेपर में याद रखना है। महात्मा गांधी का एक और पेपर कॉन्सेप्ट है गांधीयन तलिस्मा, जो एथिक्स पेपर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। देखो, गांधीयन तलिस्मा मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। मतलब अल्टीमेट गाइड, अल्टीमेट फिलॉसफी। जब आप जीवन में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएं तो आपको तलिस्मा इस्तेमाल करना चाहिए। जो जिनको भी आप फॉलो करते हैं उनका तलिस्मा इस्तेमाल करना चाहिए, उनकी अल्टीमेट फिलॉसफी इस्तेमाल करनी चाहिए अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। तो महात्मा गांधी का तलिस्मा क्या है, आई गिव यू अ तलिस्मा whenever you are in doubt or when the self becomes too much with you, apply the following test. Recall the face of the poorest and the weakest man or woman whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him or her. Will he or she gain anything by it? Will it restore him or her to a control over his or her own life and destiny? In other words, will it lead to Swaraj for the hungry, spirituality for the starving millions? And then you will find your doubts and yourself melt away. सरल भाषा में कहें तो जब भी आपको जीवन में कन्फ्यूजन हो कि आप जो काम करने जा रहे हैं, जो स्टेप लेने जा रहे हैं वो सही है गलत, तो आप उस इंसान को याद कीजिए, उस इंसान के चेहरे को याद कीजिए जो सबसे गरीब, पिछड़ा और मार्जिनलाइज्ड इंसान जो आपने अपने जीवन में देखा, और फिर सोचिए कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ इससे उस इंसान के जीवन में कुछ भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा। अगर कुछ भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो आपका ये स्टेप सही है, अदरवाइज नहीं है। दिस इज़ गांधीयन तलिस्मा। अब इसका एथिक्स पेपर में बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता है। जब भी आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो तो केस स्टडी में आपको कई सारे सिनेरियोज़ में रखा जाता है, यू आर पुट इनटू डिफरेंट सिचुएशंस, और फिर बोला जाता है कि आप क्या एक्शन लेंगे। तो आप क्या एक्शन लेंगे बस वो लिख करके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको एक्शन, आप ये पर्टिकुलर एक्शन लेंगे, उसके बाद उसको आपको जस्टिफाई भी करना होता है कि ये एक्शन आप क्यों ले रहे हैं। तो जस्टिफिकेशन में कहीं भी गांधीयन तलिस्मा सेट हो सकता है, क्योंकि इसी तरह के सवाल होते हैं, चाइल्ड लेबर हो रहा है, विमेन डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, इसी तरह के होते हैं, आप एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या ऐसे क्या करेंगे। आप उसमें गांधीयन तलिस्मा जब जस्टिफिकेशन लिख रहे हो अपने एक्शन का तो उसमें गांधीयन तलिस्मा को कभी भी पुट कर सकते हैं। ये आप समझो एवरग्रीन फंडा है। एथिक्स पेपर में केस स्टडी में लगता ही लगता है, लेकिन हाँ 5-6 केस स्टडी में हर जगह गांधीयन तलिस्मा मत लिख देना, 1 या 2 में लिखना कि गांधीयन तलिस्मा से गाइड हो करके मुझे लगता है कि मुझे ये पर्टिकुलर स्टेप लेना चाहिए। अगर मैं स्टेप लेता हूँ तो उस इंसान के जीवन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा।
अभी गांधी जी के अलावा एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि 2 अक्टूबर इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री एज वेल, इंडिया सेकेंड प्राइम मिनिस्टर। और लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 में प्रधानमंत्री बने भारत के आफ्टर डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने वाइट रिवॉल्यूशन ग्रीन रिवॉल्यूशन दोनों को हमारे देश में प्रमोट कराया, जिससे हमारा देश मिल्क के सेक्टर में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण आजकल अब हमारे देश में फूड सिक्योरिटी आई, दुनिया में हम लोग लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं ऑलमोस्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन्स। या तो हम हैं सबसे आगे, नहीं तो चाइना है। इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था 1965 में, उस टाइम में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। फिर इस वॉर को फॉर्मली एंड करने के लिए 1966 में ताशकेंत में जब समझौते के लिए बुलाया था रसिया ने, उज्बेकिस्तान ताशकेंत में, वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी के मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो गई। लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया 1966 में आफ्टर हिज डेथ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान। तो एक बार यूपीएससी मेंस में सवाल पूछ चुका है, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्लोगन, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप या सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के क्या क्या तरीके हैं, उसमें आप लिख सकते हैं। स्लोगन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोटिवेशन कर देने में। लीडरशिप का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्लोगन्स। जो इस तरह के पॉजिटिव या इम्पैक्टफुल स्लोगन्स होते हैं वो फिर जो सपोर्टर्स होते हैं उनके मन में जोश भर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी का ये स्लोगन जय जवान जय किसान। हमारा जवान 1962 वॉर के बाद से थोड़ा आप समझो डीमोटिवेटेड था, हमारे किसान थोड़े डीमोटिवेटेड थे क्योंकि इंडिया के अंदर फूड इनसिक्योरिटी के प्रॉब्लम थे, गरीबी भुखमरी के प्रॉब्लम थे और किसान उस हिसाब से फूड प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे थे। दोनों को मोटिवेट किया लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने स्लोगन से जय जवान जय किसान से। और फिर आपको पता है उसके बाद से 1971 में हमने पाकिस्तान की क्या हालत कर दी। जय किसान स्लोगन का नतीजा हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन, और उसके बाद से हम फूड सिक्योरिटी हमारे देश में आ गई। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने से पहले 1956 में वो रेलवे मिनिस्टर थे और फिर एक रेल दुर्घटना हुई इन आंध्र प्रदेश, और उस रेल दुर्घटना के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेलवे मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन कर दिया। दिस कुड बी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होता क्या है? अकाउंटेबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस आंसरेबिलिटी। एथिक्स पेपर में इस पर सवाल पूछे जाते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होता क्या है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप कोई जिम्मेदारी लेते हैं और इस जिम्मेदारी को ना पूरा करने पे आपकी जवाबदेही भी होती है कि आप वो जिम्मेदारी क्यों ना पूरा कर पाए। तो आजकल के जो लीडरशिप में बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लोग ले लेते हैं लेकिन आंसरेबिलिटी नहीं होती है। अगर फेल हो गए तो जवाब नहीं देते ठीक से कि क्यों ये फेल हुए। दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आंसरेबिलिटी पार्ट मिसिंग है, आंसर नहीं देते। और एक ट्रू लीडर वो होता है जो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता है, अकाउंटेबिलिटी निभाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अगर कुछ गलती होती है तो आंसर भी वो देता है, और अगर उससे गलती हुई या उसके टीम में किसी से भी गलती हुई तो अल्टीमेटली वो जवाबदेही खुद पे लेता है और सबसे पहले खुद को ही वो पनिश करता है और अपने ऊपर ही वो एक्शन लेता है। दिस इज़ हाउ अ ट्रू लीडर सेट्स एन एग्जाम्पल, और वो प्रूव किया लाल बहादुर शास्त्री जी ने, एंड दैट कुड बी सीन एज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वाज अल्टीमेटली आंसरेबल। तो आखिर किसी ना किसी को तो जवाबदेही देनी होगी ना। आजकल कैसा होता है, बहुत सारे देशों में ऐसा होता है, मॉडर्न लीडरशिप में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, येट नो वन कम्स फॉरवर्ड टू टेक द अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। किसी ना किसी की तो गलती होगी ना, जब भी कुछ इस तरह के मेजर लैप्सेस होते हैं तो किसी ना किसी की तो गलती होगी ना। तो आखिर गलती क्यों हुई और उस गलती किसने की, उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये सब आजकल बातें ही नहीं होती। और अल्टीमेटली अगर ट्रू लीडर होता है, अगर वो अपने टीम में किसी भी प्लेयर की गलती नहीं ढूंढ पाया, क्यों हुई वो नहीं कर पाया, ताकि फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सके, इसके लिए वो एक्शन ना ले पाया, अगर ढूंढ नहीं पाया रियल रीज़न, तो उस केस में जो लीडर होता है, जो कैप्टन होता है, वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है और फिर वो खुद पोस्ट से रिजाइन कर देता है। एंड दैट वुड बी अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने एग्जिबिट किया। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो करंट न्यूज ये है कि स्वीडन के साइंटिस्ट स्वांतो पाबो हैज़ बीन अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी या मेडिसिन। नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी या मेडिसिन एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज़ वन और द सेम। अब देखो, नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन,
2022 का इनको मिला है सवांते पाबो को। क्यों मिला है उनको, क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, वो भी ज़रा देखते हैं। उन्होंने ह्यूमन इवोल्यूशन को स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो उन्होंने कई सारे पुराने जो ह्यूमन के जो रिमेन्स रहे हैं उनके डीएनए को स्टडी किया है। और फिर जैसे कि हमारे ह्यूमंस जो हैं, जो मॉडर्न स्टेज है हमारा, वो तो डायरेक्टली आया नहीं है। यू ऑल नो दैट वी इवॉल्व फ्रॉम एप्स। तो एप्स के भी अलग अलग स्टेजेस थे, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नेंडरथल्स, होमो सेपियंस एंड देन द मॉडर्न या प्रेजेंट मैन। तो उन्होंने होमो नेंडरथल्स या डेनिसोवंस, अलग अलग जो स्टेजेस हैं उस स्टेज के ह्यूमंस के डीएनए को स्टडी करके फिर उन्होंने मॉडर्न स्टेज तक हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसको उन्होंने प्रेडिक्ट किया है, जिससे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स को डेवलप करने में, जिससे हमारे अंदर की बीमारियों को कम किया जा सके, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। एंड ये जो रिसर्च इन्होंने किया था ये 2010 में ही इस पे उन्होंने पेपर पब्लिश कर दिया था। लेकिन नोबेल प्राइज़ में ऐसा ही होता है, जिस साल आपने पेपर पब्लिश किया जो कोई ज़रूरी नहीं कि उसी साल आपको नोबेल प्राइज़ मिल जाए, और अ पीरियड ऑफ टाइम आपके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करके बाद में भी आपको नोबेल प्राइज़ दिया जा सकता है। जो नोबेल प्राइज़ है दैट इज़ गिवन, उसमें कैश अवार्ड होता है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर का, जो लगभग 900,000 डॉलर्स के आसपास होता है। ये जो पैसा है इट कम्स फ्रॉम द बेक्विथ, या फिर आप समझिए कि वसीहत जो हिंदी में कहते हैं ना, ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल काफ़ी रिनाउंड इन्वेंटर या साइंटिस्ट थे स्वीडन के। तो मरते वक्त उन्होंने अपनी सारी जायदाद इसी नाम पे कर दी कि वहाँ के एक एनजीओ को दे दिया कि अब कोई भी इम्पोर्टेंट अगर रिसर्च होता है साइंस के फील्ड में तो उनको मेरी जायदाद से फिर रिवॉर्ड दिया जाए। तो अब नोबेल प्राइज़ इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि रिवॉर्ड मनी तो कम इम्पॉर्टेंट होता है, द नेम इटसेल्फ इज़ सिग्निफिकेंट। जिसको भी नोबेल प्राइज़ मिलता है दैट पर्सन फील्स कि हाँ हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया है इन डेवलपिंग और मेकिंग ह्यूमन लाइफ्स बेटर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को अपने फ्लीट में शामिल कर दिया है। प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, मतलब लड़ाई में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है और काफ़ी कम वजन का हेलीकॉप्टर है, जिस कारण से इसको माउंटेन वॉरफेयर में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहाड़ियों के ऊपर भी इसको उड़ाया जा सकता है। माउंटेन वॉरफेयर के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत हमको कारगिल वॉर के टाइम में भी महसूस हुई थी। हाल फिलहाल में जब चाइना से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे हमारे लद्दाख में 2020 में, तब भी हमें माउंटेन वॉरफेयर के लिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत महसूस हुई थी। अगर बात की जाए प्रचंड की, तो इसको डेवलप किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, और इसकी जो फ्लाइट सीलिंग है यानी कि हाइट, जिस हाइट पे ये उड़ सकता है, माना जा रहा है कि इट इज़ हाईएस्ट अमंग्स ऑल अटैक हेलीकॉप्टर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनके मुकाबले ये उनसे ज़्यादा ऊंचे उड़ान भर सकता है। 8 टन का इसका ट्विन इंजन है, 2 इंजन्स हैं, और एयर टू एयर मिसाइल्स भी इसके अंदर लगे हुए हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्टैम्पीड इन फुटबॉल स्टेडियम एंड दिस टॉपिक इज एट मैक्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तो नॉर्मली ऐसे सवाल नहीं आते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में कभी कभार इस तरह के वो पूछ लेते हैं सवाल, जस्ट आपका अवेयरनेस चेक करने के लिए कि आप कितना अवेयर हैं, दुनिया भर में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं वो आपको पता है कि नहीं, प्लेसेज इन न्यूज़ में वो पूछ लेते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि हाल फिलहाल में इंडोनेशिया के अंदर एक फ़ुटबॉल मैच के दौरान वहाँ के 2 लोकल क्लब्स के बीच में फ़ुटबॉल मैच था। वो क्लब्स के नाम वगैरह याद नहीं करने हैं। लोकल मैच के दौरान दोनों क्लब के सपोर्टर्स के बीच में मारपीट हो गई, राइटिंग हो गई, सपोर्टर्स ग्राउंड पे उतर रहे और उसमें फिर स्टैम्पीड हो गया जिसमें 174 लोग मारे गए। याद रखिएगा कहाँ हुआ है, इंडोनेशिया में। प्रीलिम्स में सीधा सीधा सवाल पूछ लेगा कि इस तरह का इवेंट कहाँ हुआ है, ऑप्शन दे देगा इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इस तरह के 4 ऑप्शन दे देगा। याद रखिएगा इंडोनेशिया, इससे ज़्यादा सवाल इस पर नहीं आएगा। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। ताज ट्रापेजियम जोन को लेकर के सवाल था, तो इसका एरिया लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन दूसरा सही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। अगेन पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा गलत है क्योंकि इट कनेक्ट्स रसिया टू जर्मनी।
तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। और ये सवाल देखिए, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट को घटाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो डिवैल्यूएटिंग डोमेस्टिक करेंसी, हाँ डिवैल्यूएटिंग करने से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो ये तो सही होगा, 1 तो होना चाहिए। रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी, ये नहीं होना चाहिए ना। अगर एक्सपोर्ट आप सब्सिडी घटा देंगे तो एक्सपोर्ट घट जाएगा, एक्सपोर्ट घट जाएगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड नहीं होना चाहिए। और इसी के हिसाब से आप देखो, आप ऑप्शन डी कर सकते हो, राइट, कि फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़ोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। अडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसीज फॉर ग्रेटर एफडीआई एंड मोर एफआईआई, क्योंकि एफडीआई या एफआईआई जो है करंट अकाउंट में नहीं आता है, वो कैपिटल अकाउंट में आता है। लेकिन अब 1 ओनली का कोई ऑप्शन दिया नहीं था यूपीएससी ने, इसलिए बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको ऑप्शन डी करना होगा। आप ऐसा मान सकते हो कि एफडीआई आएगा, मान लो कोई बाहर की कंपनी आई, फोर्ड मोटर आई, फोक्सवैगन आई, तो उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, तो फिर इंडिया में इन्वेस्ट करके फिर एक्सपोर्ट भी तो करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ से फॉरेक्स रिजर्व की कमाई होगी और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। ऐसे करके आप मोस्ट या बेस्ट पॉसिबल आंसर के हिसाब से आप डी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सबसे सही आंसर होता 1 ओनली, क्योंकि एफडीआई एंड एफआईआई डू नॉट डायरेक्टली कम अंडर करंट अकाउंट, दे आर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।